तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं इस संस्था में। और आज एक सेशन छोटा सा शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में विशेषकर जो क्लास 10 में बहुत ज़्यादा जिसका वेटेज है परीक्षा की दृष्टि से भी, उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। चूँकि भारत से संबंधित है इस कारण भी इसका पिछले कई सालों से ज़्यादा वेटेज रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि बाकी सारे चैप्टरों से और एक तरफ क्वेश्चन और अकेले भारत में राष्ट्रवाद से एक तरफ क्वेश्चन बराबर होता है। तो इसको बहुत ही हम शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अगर मेरे पास अभी एक बुक लेके आया जिसमें ये नहीं दे पाया था तो मैं आप लोगों को दिखाता कि उसमें कब कब भारत में राष्ट्रवाद से और कितने प्रश्न पूछे गए हैं। फिर भी यदि आप देखना चाहें तो ब्रिलियंट प्रकाशन में आप लोग देख सकते हैं कि इस चैप्टर का कितना वेटेज रहा है आपके परीक्षा में। और ये चूंकि लिखना भी है और ऑब्जेक्टिव भी, तो 2 साल से लगातार दीर्घ क्वेश्चन इससे आ रहा है। और मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप लोग इस सेशन को देखिए और अच्छा लगे तो इसका फीडबैक दीजिए, कमेंट में बताइए कि सेशन अच्छा लगा, इसको जारी रखा जाए। तब इसको हम लोग जारी रख पाएंगे। और आप कम से कम अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसको पढ़ सके। और जितना फीडबैक अच्छा आप लोग दीजिएगा, हम इस सेशन को बहुत ही उतना ही शानदार तरीका से और आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही प्रेम पूर्वक इसको समझिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर 4 लगभग पढ़ता है, भारत में राष्ट्रवाद जो कक्षा 10th में दिया है। तो इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। जब हम लोग हिस्ट्री शुरू करते हैं तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि हिस्ट्री को 3 भागों में जब बांटा गया तो जो हम आधुनिक भारत का सेशन देखते हैं, मतलब आधुनिक भारत ही कक्षा 10 में पढ़ना होता है हम लोगों को। बाकी और उसमें कुछ विश्व के इतिहास भी हमें देखना होता है। तो इसमें हम उसी पे विचार विमर्श करेंगे कि आखिर ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या होता है, कैसे लोगों को पता चला कि राष्ट्रवाद क्या है, कैसे उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। तमाम बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। और एक बहुत वीवीआई प्रश्न यहाँ से पूछता है, वो प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के तमाम कारणों का हम चर्चा करेंगे कि आंतरिक कारण क्या है और बाह्य कारण क्या है। मतलब भारत के अंदर जो कारण है उसका भी डिस्कशन करेंगे। और भारत के बाहर भी कुछ वैश्विक घटनाओं ने भी प्रभावित किया, इस कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न बनता है कि आखिर राष्ट्रवाद है क्या। तो देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, कोई ये एग्जामिनर ही पूछ दे कि राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद का ही परिभाषा दीजिए कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का हम बहुत ही आसान परिभाषा आपको बताते हैं क्या है राष्ट्रवाद का परिभाषा। कोई भी व्यक्ति एक शब्दों में कहे तो अपने देश के लिए मर मिट जाने की भावना रखना भी एक राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी विचारधारा है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई विशेष क्षेत्र है, जैसे मैं लेके चला एक कोई विशेष क्षेत्र है, इस विशेष क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, इन लोगों का एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा गोल, एक ऐसा लक्ष्य जो सारे लोगों को बांध के एक साथ रखता है, इस विचारधारा का नाम ही राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। इस विचारधारा का नाम ही राष्ट्रवाद है। मतलब इसको बहुत साधारण वे में समझे तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब एक क्षेत्र हुआ जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है या एकता बना के रखती है। तो इसी विचारधारा को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। आखिर क्यों भारत में अचानक से राष्ट्रवाद उदय होने लगा? तो अचानक से राष्ट्रवाद भारत में उदय नहीं होने लगा। इसमें तमाम
कारणे था जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखिए, आज वर्तमान समय में एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी भावना, जैसे इसको यूं समझे कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो विचारधारा है इसको हम बोलेंगे प्रेमवाद। चूंकि एक प्रेमी है अपने प्रेमिका के लिए जान देना चाहता है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेमवाद। ठीक इसी से प्रेरित है राष्ट्रवाद। प्रेमवाद में कोई भी प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए जान देता है और राष्ट्रवाद में कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए जान देता है या राष्ट्र के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। साधारण परिभाषा आप समझ गए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता बना के रखती है या एकता का वाहक बनती है। आसानी से आप लिख दीजिएगा, और नहीं लिख पाइएगा तो बेहतरीन एक सुझाव है कि जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका प्रिंटेड या पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा और उस चैनल को इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया जाएगा और उस चैनल पे जो भी लिखावट प्रिंटेड नोट्स होगा उसको डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग बिल्कुल लिखा हुआ केवल यहाँ पे समझ लीजिए और वहाँ से आप लिखा हुआ नोट्स निकाल लीजिएगा और उससे खुद लिख लीजिएगा या कहीं प्रिंट आउट या फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। चलिए, इसके बाद तो ये आप समझिए कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगा या राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या थे। तो इसको जो यदि हम पढ़ेंगे तो पाएंगे, देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एक प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या कारण है कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कहाँ पर? तो भारत में। यहाँ लिखिए कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण, या इसको दूसरा टॉपिक भी नाम दिया जाता है कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हम इसका तो कारण सेपरेट पढ़ेंगे ही अलग से, और यदि हम ये देखना चाहें कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो दोनों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं या अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। तो यदि इसको देखना चाहे तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताते चलूं कि राष्ट्रवादी आंदोलन के भारत में 3 चरण हैं। जैसे 3 चरण हैं, कौन कौन से 3 चरण हैं? एक जिसको प्रथम चरण बोला जाता है, तो प्रथम चरण में 2 घटनाएं होती है। एक तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है, जिसको हम बोलते हैं कि INC, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। और दूसरा, पहले चरण में 2 काम होता है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है और इसमें नरम दल का उदय होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नरम दल का उदय, या इसको हम लोग उदारवादी दल भी बोलते हैं, उदारवादी दल। तो प्रथम चरण में 2 काम होता है, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होता है और एक होता है नरम दल का उदय। और इसी में यदि हम दूसरा चरण देखेंगे तो दूसरा चरण में हमें देखने को मिलता है कि एक तो कांग्रेस परिपक्व होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, परिपक्व होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, क्योंकि यहाँ पे बनती है तो उसको परिपक्व होते होते समय लग जाता है। और दूसरा चरण में होता है गरम दल का उदय, गरम दल का उदय, गरम दल का उदय, यानी कि जो नरम दल वाले जितने भी नेता थे, जितने भी लीडर्स थे, वो लोग हकलाते हकलाते आज़ादी मांगते थे, यानी कि वो अंग्रेजों के प्रति नरमी बरतते थे। डरते ये बोलते थे कि क्राउन या ब्रिटिश क्राउन हमारी दशाओं से परिचित नहीं है, यदि उनको पता चलेगा कि हमारी दशा खराब है तो ज़रूर हम पर दया करेगी। यानी कि ये बहुत हकलाते हकलाते, डरते डरते आज़ादी मांगते थे।
इस चीज को देखते कुछ नेताओं ने बोला कि नहीं, इतने आसानी से या इतने डर डर के आज़ादी मांगने से हमें मिलने वाली है नहीं। इसलिए एक ऐसा दल आता है जो लड़ के झगड़ के या फिर ये बोलता है कि हमें जान देना पड़ेगा तो जान देंगे, और जान किसी का लेना पड़ेगा तो हम जान लेंगे। ऐसे एक लोग आते हैं, और वे लोग का दल जो होता है उसको बोला जाता है गरम दल का उदय। ये दूसरा चरण, ये आपका प्रथम चरण में ये घटनाएं, दो घटनाएं होती है, प्रथम चरण और ये था दूसरा चरण। और उसके बाद तीसरा चरण आता है। तो यहाँ देखिए तीसरा चरण में क्या होता है। तो तीसरा चरण में भी दो काम होता है। यहाँ बोले तीसरा चरण, 3 नंबर लिख दिए तीसरा चरण। तो तीसरा चरण में एक तो होता है गांधी युग का शुरुआत। तीसरा चरण में हो जाता है गांधी युग का शुरुआत और तमाम आंदोलन, गांधी युग की शुरुआत, गांधी युग की शुरुआत और तमाम आंदोलन इसमें शुरू हो जाते हैं। तो अब चलिए यहाँ से देखते हैं। आप देख लिए कि राष्ट्रवादी आंदोलन 3 चरणों में शुरू होता है, 1, 2 और यहाँ पे 3 दिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद उदय क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। अनेक कारण थे, एक एक कारण को केवल हम लोग सुनते जाएंगे। मैंने जैसे बोला है कि PDF प्रिंटेड नोट्स आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे मिलेगा इस वीडियो के कमेंट में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर उदय के कारण क्या थे। प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, और इस पे मार्क लगा लीजिएगा। कब ये आ जाता है इसका कोई पता आता नहीं है, कब एग्जाम में पूछ देगा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है बताइए। तो कुछ कारणों का हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कारण तो बहुत है। तो एक एक कारण को हम लिख लेते हैं। जैसे कारण नंबर फर्स्ट, यदि हम देखें कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जैसे यहाँ देखिए प्रश्न तो आप समझ गए हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं। तो इसके अनेकों कारण थे। क्योंकि 5 नंबर या 4 नंबर में पूछता है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसको बड़े रूप में आंसर करिए। तो इसमें अनेकों कारण है। तो इसमें से जो पहला कारण है हम देखते हैं कि एक तो है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण एक होता है राजनीतिक कारण। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा होता है आपका धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, भाई धार्मिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे। तीसरा देखिए, तीसरा होता है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। और हम 4 नंबर पे देखते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलता है अप्रशासनिक कारण बोल सकते हैं, या इसको आप ये बोलिए कि यातायात का विस्तार, यातायात का विस्तार। और 5 नंबर में कारण बोलिए आप, यातायात के विस्तार के बाद हम देखेंगे तो हमें लिखता है कि ब्रिटिश शिक्षा का विस्तार, ब्रिटिश शिक्षा का विस्तार ये भी कारण था कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कि ब्रिटिश शिक्षा भारत में। उसके बाद छठा कारण आता है हमारा, जिसमें हम देखते हैं मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय। और एक इसमें विशेष इंपॉर्टेंट देख ले, चूंकि 10 से ज़्यादा कारण है तो उतना लिखना है नहीं, 5 को एक्सप्लोर करके आप लिखिएगा तो इसमें ठीक ठाक आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। तो इसमें एक हम देख लेते हैं जिसको छठा नंबर पे रख के 7 नंबर पे, उसको हम इस तरह से देखते हैं कि तत्कालिक कारण, तत्कालिक
कारण। तो तत्कालिक कारण में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो 7 नंबर में तत्कालिक कारण में पहला है रिपन की नीतियाँ, जिसको बोलते हैं लॉर्ड रिपन की नीतियाँ। लॉर्ड रिपन की नीतियाँ, ये कुछ नीतियाँ लाए थे जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसको लॉर्ड रिपन बोलते हैं। जिसमें एक सबसे विशेष घटना थी इसमें इल्वर्ट बिल विवाद। इल्वर्ट बिल विवाद एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो तमाम बातों को हम अभी चर्चा करेंगे और सीधे इसके बाद, इस कारण को समझने के बाद गांधी युग में चलेंगे। तो देखिए, अब राजनीतिक रूप या राजनीतिक कारण क्या थे? तो और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, यातायात का विस्तार, ब्रिटिश शिक्षा का विस्तार, मध्यम वर्ग का उदय, और तत्कालिक कारण में लॉर्ड रिपन की नीतियाँ, जिसमें इल्वर्ट बिल विवाद बहुत ज़्यादा ही चर्चों में रहा कि आखिर क्या है इल्वर्ट बिल विवाद, और धार्मिक कारण क्या है। तो चलिए देखिए, राजनीतिक कारण केवल आप सुनते जाइए आखिर क्या राजनीति में कारण था। तो राजनीतिक कारण में सबसे बड़ा कारण या मुद्दा कहे ये था कि अधिकतर राजनीतिक पदों पर, मतलब कहने का है कि अधिकतर राजनीतिक पदों पर ब्रिटिशर्स का ही अधिकार था। ब्रिटिशर्स का ही अधिकार था, ये कहने का मतलब है कि उस समय देखा जाए तो भारत में न तो पूरे तरह से लोकतंत्र था और न ही पूरे तरह से राजतंत्र था। पूरे तरह से दोनों का सम्मिश्रण भी नहीं कह सकते हैं। अधिकतर झुकाव मोनार्की की तरफ था। तो चूंकि राजनीतिक कारण में हमें यही देखने को मिलता है कि अधिकतर राजनीतिक पदों पर ब्रिटिशर्स का ही अधिकार था। चूंकि ब्रिटिशर्स का अधिकार था तो भारतीयों को ऐसा एहसास हुआ कि हमारे ही देश में आकर हमारे ही विभिन्न पदों पे कब्जा करके और हमें न बिठा के वहाँ पे अंग्रेजों को बिठाया जा रहा है। इससे लोगों के मन में भाव, दिल में ऐसा विचार आया कि जरूर हमारे साथ कुछ न कुछ भेदभाव हो रहा है। इन कारणों से लोगों के मन में विचार आया कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे और अपना देश स्वयं चलाएंगे। तो राष्ट्रवाद का एक भावना उनके मन में जागृत हुआ। दूसरा कारण हम देखते हैं धार्मिक कारण। पहला कारण था, दूसरा कारण धार्मिक कारण में हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे अंग्रेज ऐसे भारतीय धर्म ग्रंथों को, जैसे भागवत गीता, पुराण, तमाम ग्रंथों को इंग्लिश में कन्वर्ट करा के पढ़ने लगे। तो अब भारत के लोग देखे कि हमारे ग्रंथ को दूसरे देश के लोग पढ़ रहे हैं और हम नहीं पढ़ रहे हैं। आखिर हमारे ग्रंथों में कुछ तो अच्छाइयाँ जरूर है। इन कारणों से लोगों को अपने मन में अपने धर्म के प्रति, धार्मिक रूप से ही सही, अपने धर्म के प्रति आशा जगा या फिर ऐसा विचार आया कि हम अपने धर्म का विस्तार करेंगे या उसको अच्छा मानेंगे। तो उनमें भी एक राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इसलिए किसी भी कारण से हुआ तो इसको हम धार्मिक कारण बोलेंगे। दूसरा रीजन ये था कि भारत में ब्रिटिशर्स ईसाइयों का या ईसाई मिशनरियाँ बिल्कुल खुले खुल्लम रूप में अपने धर्म का प्रचार कर रही थी, जिसमें अंग्रेज कोई भी रोक नहीं लगा रहे थे। तो अब लोगों के मन में आया कि आखिर क्यों ब्रिटिशर्स अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हमारा धर्म क्यों पीछे जाएगा। इस कारण भी लोगों में एक विचारधारा उत्पन्न हुआ जिसको बोला गया राष्ट्रवाद। तीसरा कारण आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण कहने का मतलब है कि यदि ब्रिटेन है और ये यदि इंडिया है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भी यहाँ से वस्तुएं आ रही थी उसको टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री करने का मतलब है कि वो आएगी तो बहुत सस्ता दामों में बिकेगी। यानी कि यहाँ जितने उद्योग थे, भारत में जितने उद्योग थे, जितने व्यापारी थे, अब होता ये था कि यहाँ पे व्यापारी और उद्योग अपने हाथों से कोई वस्तुओं को बनाते थे। क्योंकि हाथ से वस्तु बनाए हैं तो महंगे होंगे, हाथों से वस्तुएं बनेगी तो वो महंगी होगी, और जब वो वस्तुएं महंगी होगी और ये वस्तुएं बनी तो इसका दाम पड़ा 50 रुपया। और ब्रिटेन में जब वस्तुएं मशीन से बन के आई भारत में और ऊपर से उस पर टैक्स भी नहीं लगा, तो यहाँ जो 50 रुपये का पड़ रहा है वो वस्तु ब्रिटेन से आई तो मात्र 25 रुपये में पड़ी। तो अभी इंडिया के लोगों ने क्या किया कि
अपने देश के वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया और ब्रिटेन की वस्तुओं को खरीदने लगे, जिसके कारण यहाँ के जितने उद्योग धंधे थे सारे बंद हो गए। ये आर्थिक कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने उद्योग धंधे थे सारे बंद हो गए। तो अब सारे ये जो भी लोग हैं इनके मन में विचार आया कि अब हम अंग्रेजों को बहिष्कार करेंगे। तो इनके मन में एक विद्रोह का भावना आया। ये भी कारण था राष्ट्रवाद का, एक ये कारण था कि उद्योग धंधे बंद हो गए। और दूसरा इसी में आर्थिक कारण में देखेंगे तो चूंकि यहाँ से धन एक निष्कासन होता था कि यहाँ से अंग्रेज भारी भरकम मात्रा में धन को निकाल के ले जाते थे अपने देश में। इस कारण भी लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और तीसरा कारण था, यदि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो भी गया तो मान लीजिए कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ तो हम कैसे इसको विस्तार करेंगे। तो अंग्रेजों ने यातायात का विस्तार किया था, चूंकि इसलिए किया था कि 1857 में जब विद्रोह हुआ, 1857 में विद्रोह हुआ तो कहाँ कहाँ से नहीं विद्रोह हुआ। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इतना विद्रोह हो रहा है तो हम यातायात का विस्तार करेंगे कि कहीं पर भी यदि विद्रोह होगा तो वहां पहुंच के उस विद्रोह को दबा देंगे। इस कारण यातायात का अंग्रेजों ने विस्तार किया और इसका फायदा भारतीयों को भी मिला, क्योंकि एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की भावना आया तो अब वो यातायात के विस्तार के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपनी भावनाओं का प्रसार कर सकता था। हम बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना क्या है, सारे लोगों को वो बताते चलता यातायात के विस्तार के कारण एक जगह से दूसरे जगह प्रचार करते फिरता। इस कारण भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि यातायात का विस्तार अंग्रेजों ने किया था। तीसरा कारण था ब्रिटिश शिक्षा का विस्तार। ब्रिटिश शिक्षा का विस्तार में कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश शिक्षा विज्ञान उसमें तर्क और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी। यानी कि ब्रिटेन में जो शिक्षा दी जाती थी वो तर्क पे थी, विज्ञान पे थी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी। इस कारण लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश शिक्षा जब उनको मिला तो ये उनको समझ में आया कि राष्ट्रवाद क्या है, देश से प्रेम करना क्या है। इस कारण ब्रिटिश शिक्षा का विस्तार हुआ और इस कारण ये लोग और प्रचार प्रसार करने लगे, जिस कारण भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और ये छठा कारण है हमारा मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग मतलब जो व्यापारी थे, जो जमींदार थे, ये लोग अनेकों दूसरे शहर में, दूसरे देश में गए, पढ़कर आए। इनके अंदर विदेशों में इनको प्रेरणा मिली, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, रूस में क्रांति हुई थी, कैसे वहाँ से भगा दिया गया। अब ये तमाम बातें पढ़ने के कारण मध्यम वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और इस कारण अंग्रेजों को अब ये लोग सोचने लगे कि कैसे हम अंग्रेजों को अपने देश से भगाए। तो ये मध्यम वर्ग के उदय के कारण भी, मध्यम वर्ग का उदय भी एक राष्ट्रवाद जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण आता है लॉर्ड रिपन की नीतियाँ और इल्बर्ट बिल विवाद। सबसे ज़्यादा तो यही इल्बर्ट बिल विवाद, कर्टनी इल्बर्ट उस समय इन्हीं के अध्यक्षता में एक एक्ट लाया गया, एक बिल लाया गया। देख लीजिए इसको क्या था इसमें। जैसे अनेकों एक्ट आते रहे, 1876 में एक एक्ट लाया गया। 1876 के एक्ट में देखिए, ये सब तत्कालिक कारण है कि 1876 के एक्ट में क्या किया गया कि भारतीयों के लिए, यानी कि इंडियंस के लिए ये बताया गया, इंडियंस के लिए मैक्सिमम एज सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस में मैक्सिमम एज इंडियंस के लिए 21 से घटाकर 19 कर दिया। 21 से घटाकर 19 कर दिया गया, यानी कि अब जो 21 वर्ष पे ज़्यादा से ज़्यादा उम्र था उसको 19 कर दिया। कहने का मतलब है कि 19 वर्ष में तो उसको स्नातक की डिग्री लेने में लग जाएगा, तो उसका उम्र ही खत्म हो जाएगा, तो एग्जाम नहीं भर पाएगा। इस कारण लोगों ने देखा कि ये तो इनका सीधा मंशा है कि भारत के लोग सिविल सर्विस में जाए ही ना। इस कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। और उसके बाद 1877 की घटना, जैसे आया आर्म्स एक्ट लाया गया। और इस आर्म्स एक्ट में क्या बोला गया कि कोई भी इंडियंस या भारत के लोग, कोई भी इंडियंस कोई हथियार नहीं रखेंगे,
यानी कि भले अंग्रेज उसको मारते हैं तो मारेंगे, कोई हथियार नहीं रखेंगे, यदि कोई हथियार रखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, यानी कि कोई भी इंडियंस हथियार नहीं रखेगा, ऐसा बताया गया आर्म्स एक्ट में रखेंगे। 1878 में भी एक लाया गया जिसको बोला गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया सुनिएगा, इस एक्ट में यह बताया गया कि कोई भी मीडिया वाला या कोई भी समाचार एजेंसी, कोई भी समाचार एजेंसी, कोई भी समाचार एजेंसी सरकार विरोधी समाचार नहीं छापेगी। कोई भी समाचार एजेंसी सरकार विरोधी समाचार नहीं छापेगी, सरकार विरोधी समाचार नहीं छापेगी, समाचार नहीं छापेगी, सरकार विरोधी समाचार नहीं छापेगी। और कौन सा समाचार सरकार के विरोध में है ये डिसाइड भी सरकार ही करेगी। अब तो और यदि कोई मीडिया या कोई समाचार पत्रिका या एजेंसी यदि सरकार के विरोध में कोई छाप दिया न्यूज़, तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। इस कारण भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ कि आखिर क्यों रोक रहे हैं अंग्रेज हमें, इस कारण भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। और सबसे आता है जो इल्बर्ट बिल विवाद था, तो इसको समझिए कि इल्बर्ट बिल विवाद था क्या। कर्टनी इल्बर्ट की अध्यक्षता में इस एक्ट को बनाया गया था। कर्टनी इल्बर्ट ने क्या कहा कि देखिए भारत में एक नियम था, नियम ये था कि कोई भी भारतीय जज या न्यायाधीश जिनको बोलते हैं, कोई भी भारतीय जज, जज बोलो छोटा सा शब्द है, कोई भी भारतीय जज किसी यूरोपीय व्यक्ति को या ब्रिटिश व्यक्ति को बोलो, किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को सजा नहीं सुना सकता था, यूरोपीय व्यक्ति का सुनवाई नहीं कर सकता था। यानी कि यूरोपीय व्यक्ति का सुनवाई भारतीय जज नहीं कर सकता था, तो यूरोपीय व्यक्ति का सुनवाई केवल जो करेगा यूरोपीय जज करेगा, यूरोपीय जज करेगा। ये विशेषाधिकार था ब्रिटिशर्स का या यूरोपियों का। तो कर्टनी इल्बर्ट ने क्या बोला कि नहीं, अब यूरोप के लोगों का भी सुनवाई, यूरोप के व्यक्ति का भी सुनवाई भारतीय जज कर सकता है और उसका फैसला सुना सकता था। ये इल्बर्ट बिल में बताया गया। अब यूरोप के लोगों ने इसका भारी विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि हमारा विशेषाधिकार बना रहेगा और हम चूंकि भारतीयों से श्रेष्ठ है, जातीय रूप से भारतीयों से श्रेष्ठ है, तो हमारा सुनवाई केवल यूरोप के लोग ही करेंगे, कि भारत के लोग हमारा सुनवाई नहीं करेंगे। अब इस कारण भारतीय लोगों के मन में यह विचार आ गया था कि हमें ये जो अंग्रेज है हीन भावना से देख रहे हैं, इसी कारण तो भारत के लोगों का सुनवाई यूरोपीय जज कर देंगे, लेकिन यूरोप के लोगों का सुनवाई भारतीय जज नहीं करेंगे। अब इस बिल के कारण चूंकि भारतीय यूरोपीय व्यक्तियों ने इतना विरोध किया कि कर्टनी इल्बर्ट ने इस बिल को वापस ले लिया। अब इस बिल को वापस ले लिया, इस कारण भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इन तमाम चीज़ों का हम आज चर्चा किए। चूँकि नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे, इसलिए इसको हम यहीं स्थगित करेंगे। ओके, धन्यवाद।